मैं प्रभात एस रैंकर्स चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। लोग मेरे बारे में सबसे पहले जान लीजिए, मैं टेक्निकल के पोस्ट पे काम करता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च में। कलर चेंज कर ले रहा हूँ इसका। और मेरा ऑल इंडिया रैंक 163 है। मैंने और भी बहुत सारे एग्जाम्स जैसे ईपीएफओ और आईसीआर में तो मैं अभी काम ही कर रहा हूँ। और रेलवे मैंने ये सब और बहुत सारे मैंने एग्जाम्स भी क्रैक करे हैं। तो हमारा आज का कोट क्या है, ये देख रहे हैं आप। आज का हम लोग एक कोट देख लेते हैं। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। इट मीन्स हमें पहले एक गोल बनाना है, ठीक है ना, एक गोल। और उस गोल के लिए हमें हमेशा विचार करना है, उसके बारे में सोचना है और उसी का सपना देखना है ताकि हम लोग इस गोल को अचीव कर सकें। ये हम हमारा कोट है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिप्स मिशन। आज का हमारा क्या टॉपिक है? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन मार्च 1942। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहले समझने का प्रयास करते हैं कि इस टॉपिक में क्या है। तो 1942 की शुरुआत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्थिति अत्यंत नाजुक हो गई थी। पहले समझते हैं हम लोग कि 1914 से लेकर के 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। 1914 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार। और 1939 से लेकर के 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध। 1914 से 1918 तक प्रथम वर्ल्ड वार और 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। और इस द्वितीय विश्व युद्ध में जो हमारा यूके है, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन, उसका हालत खराब होना स्टार्ट हो गया था। क्यों? क्योंकि वो लूज कर रहा था, हार रहा था। ठीक है, तो वही है लिखा हुआ कि 1942 की शुरुआत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्थिति अत्यधिक नाजुक थी। जापान दक्षिण पूर्व एशिया में तेजी से आगे बढ़ रहा था। जापान जो है धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ जा रहा था। उसने सिंगापुर, मलाया, बर्मा पर कब्जा कर लिया था। ये हमारा इंडिया का मैप है। और वो जापान जो है इधर से आगे बढ़ता जा रहा था और यहाँ हमारा ये अंडमान निकोबार अब यहाँ भी पहुंचने वाला था। तो धीरे धीरे वो कब्जा करता जा रहा था। मार्च 1942 में जापानी सेना भारत के दरवाजे पर असम की सीमाओं और बंगाल की खाड़ी तक पहुंच चुकी थी। यानी मार्च 1942 तक जो हमारा वो है जापान, वो भारत तक पहुंचने वाला था। यानी ब्रिटेन को बहुत तबाह कर चुका था, बहुत नुकसान पहुंचा चुका। ये हमें याद रखना है। ठीक है ना। मेन एग्जाम पर्पज से जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा हो जाएगा वो है ये डेट्स कि 1914 से 1918 में जो पहला विश्व युद्ध हुआ और 1939 से 45 में जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ। ये हमें याद रखना है। अगला है अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। उस टाइम अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे द्वितीय विश्व युद्ध के समय? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति थे। चीन के राष्ट्रपति कौन थे? च्यांग काई शेक। चीन के राष्ट्रपति कौन थे? च्यांग च्यांग काई शेक। और सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन। जो सोवियत है, उस टाइम सोवियत हुआ करता था, यूएसएसआर, इसको अभी हम लोग क्या बोलते हैं? रसिया। ठीक है। तो उसका जो नेता था वो था स्टालिन ने। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। तो ये हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय यानी कि 1939 से 45 का जो द्वितीय विश्व युद्ध का टाइम है, उस टाइम ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल। पर युद्ध में भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए भारी दबाव डाला गया। तो इन लोगों ने दबाव बनाया कि आपको इंडियंस का सपोर्ट लेना पड़ेगा, भारतीयों का सपोर्ट आपको लेना पड़ेगा, तभी आप अच्छा कर सकते हैं। यानी कि भारतीय लोगों को अपनी सेना में शामिल करना पड़ेगा, तभी आप जो है द्वितीय विश्व युद्ध जीत सकते हैं। इन लोगों ने दबाव बनाया। तो इस दबाव के चक्कर में, इस दबाव के बाद जो है एक क्रिप्स मिशन, ठीक है ना, क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया है। दबाव क्या बनाया गया था? क्योंकि ब्रिटेन हार रही थी, ब्रिटेन की सेना हार रही थी। तो अलग अलग देशों ने दबाव बनाया कि भारत का आपको सहयोग लेना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग जो है वार हार जाएंगे। ठीक है। स्टैनफोर्ड क्रिप्स, तो क्रिप्स मिशन जब भारत आया था तो कब आया था? वो 23 मार्च 1942, 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया था। जिसका नेतृत्व हेड कौन थे? स्टैनफोर्ड क्रिप्स इसके हेड थे, जो एक वामपंथी लेबर राजनीतिज्ञ, यानी कि ये लेबर पार्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है ना। ये थे इसके हेड। सत्ता के क्रमिक हस्तांतरण के बदले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पूर्ण भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए भारतीय राजनीतिक नेताओं के साथ एक समझौते पर बातचीत की। ठीक है ना। उन्होंने क्या कहा था कि अगर भारत हमें
यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में 1939 से 45, ठीक है। और ये क्रिप्स मिशन आया कब था? 23 मार्च, 23 मार्च 1942। बोला था कि अगर भारत हमें अभी साथ देता है द्वितीय विश्व युद्ध में, तो उसके बाद हम लोग भारत को सत्ता का हस्तांतरण कर देंगे, यानी जो पावर है हमारे पास, जो ब्रिटिशर्स के पास पावर है, वो पावर हम लोग किसको दे देंगे? इंडियंस को दे देंगे। इसने यह बात कही, किसने? स्टैनफोर्ड क्रिप्स ने। फिर क्या होता है कि क्रिप्स मिशन ने एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया। क्रिप्स मिशन किसके साथ आया था? एक घोषणा पत्र के साथ आया था, ठीक है ना। कि युद्ध समाप्ति के बाद, युद्ध समाप्ति जब हमारा युद्ध समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या क्या प्रावधान करेंगे, भारतीयों को क्या क्या देंगे अगर भारतीय हमारे साथ देते हैं तो। सबसे पहला उन्होंने कहा था कि हम डोमिनियन स्टेटस देंगे, ठीक है। डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होता है? कि हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि रियल जो पावर है, जो रियल पावर है, वो रियल पावर तो भारतीयों के पास ही होगा, बट नाम मात्र का जो अध्यक्ष है वो महारानी होगी, ठीक है ना। वो महारानी होगी। जैसे हम लोग का अभी रियल में पावर किसके पास होता है? प्राइम मिनिस्टर के पास होता है, बट नाम मात्र का अध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे प्रेसिडेंट। तो यही बात कहा गया था कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, यानी जो आपका हेड होगा वो तो ब्रिटेन महारानी ही होगी, बट आपका अपना, आप अपना पावर का यूज करके आप अपने लिए अपना कानून बना सकते हैं। यानी भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस देने का बात किया गया था, सबसे पहला, ठीक है। जिसे ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में रहने या उससे अलग होने की स्वतंत्रता होगी। अगला पॉइंट क्या है? कि संविधान सभा, एक नया संविधान बनाने के लिए युद्ध के तुरंत बाद एक लोकतांत्रिक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। यानी कि जैसे ही युद्ध समाप्त होगा तो हम आपके लिए एक नया टीम बनाएंगे, ठीक है ना, जो आपका संविधान सभा का निर्माण करेगा, जो आपका संविधान सभा का निर्माण करेगा। इसमें प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा सदस्य चुने जाएंगे, और जो विधानसभा का जो सदस्य चुने जाएंगे वो कैसे चुने जाएंगे? वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व, यानी एक फिक्स कर दिया जाएगा कि इतना अमाउंट है। जैसे कि जब हमारा संविधान सभा बना था तो उसमें जो भी लोग चुन करके आए थे, तो उसमें कितना, 10 लाख, 10 लाख की आबादी पे एक लोग थे। तो इसी का बात कर रहा है कि हम लोग जो है एक अनुपातिक प्रतिनिधित्व बनाएंगे कि इतने लोग पे एक प्रतिनिधि आएगा। तो पहला क्या बात किए? कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। दूसरा क्या बात किए? कि हम आपको संविधान सभा का गठन करने के लिए देंगे, पावर देंगे कि आप लोग अपना संविधान सभा का गठन कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रांतों को अलग होने का अधिकार, बाल्कनाइजेशन। बाल्कनाइजेशन का मतलब क्या होता है? बाल्कनाइजेशन जो टर्म है वो यूज किया जाता है किसी देश को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। तो बाल्कनाइजेशन, जैसे कि हमारा ये भारत है, तो जब आजाद हुआ था हमारा देश, ठीक है ना, तो ये पावर दिया गया था कि इसके जो प्रांत है, जो राज्य महाराजे के अंतर्गत है, वो चाहें तो वो अलग भी रह सकते हैं। वो चाहें तो या तो पाकिस्तान से मिल सकते हैं, या तो भारत से मिल सकते हैं, या वो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। तो बाल्कनाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी देश को छोटे छोटे टुकड़ों में करने का प्रयास करना। तो कोई भी प्रांत या रियासत जो नए संविधान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, उसे भारतीय संघ में शामिल करने से इनकार करने का अधिकार होगा। मतलब कि कोई भी राजा महाराजा अगर वो चाहता है कि ना हम भारत में रहें, तो वो भारत से अलग भी रह सकता है। ये क्यों क्या किया गया था? ताकि भारत कमजोर हो सके, भारत कमजोर हो सके। अगला है भारत की रक्षा। युद्ध के दौरान भारत की रक्षा ब्रिटिश नियंत्रण में रहेगी, और गवर्नर जनरल की शक्तियां बरकरार रहेगी। मतलब जब तक युद्ध चलता रहेगा, ठीक है ना, तब तक जो भारत का रक्षा है, डिफेंस, वो किसके पास रहेगा? वो गवर्नर जनरल के पास रहेगा, गवर्नर जनरल के पास रहेगा। तो ये सारा पॉइंट्स को वो उसमें बताया गया था। किसमें बताया गया था? ये हमारा डोमिनियन स्टेटस का बात किया गया था, संविधान सभा का बात किया गया था। ये सारे जो महत्वपूर्ण बिंदु है ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण मोड़। सभी प्रमुख संवैधानिक परिवर्तनों का वायदा युद्ध के बाद किया गया था। हाँ, तो जितना भी वादा किया गया था वो सारा युद्ध के बाद किया गया था, कि अगर हम लोग युद्ध जीतते हैं तो उसके बाद ये सारा चीज दिया जाएगा, युद्ध के पहले कुछ भी नहीं। तत्काल प्रस्तावों में केवल वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के विस्तार की बात कही गई थी। कहा गया था कि जो सारा हम लोग बात किए हैं डोमिनियन स्टेटस का, बात किए हैं, संविधान सभा का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, संविधान सभा का जो बात किए हैं, वो सारा हम लोग आपको आजादी के बाद, मतलब युद्ध के बाद देंगे, ठीक है ना। 1939 में जब युद्ध चल रहा था तो बताया गया था कि युद्ध के बाद देंगे, बट अभी जो वायसराय का जो कार्यकारिणी परिषद है, यानी जो वायसराय का टीम है, उसमें हम अभी उसका विस्तार कर रहे हैं, उसमें हम और कुछ भारतीयों को भी तत्काल में रख सकते हैं। बस यही एक चीज है जो कहा गया था कि मैं अभी तुरंत देंगे, बाकी सारा प्रॉमिस किया गया था कि ये सारा चीज हम लोग बाद में देंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग
ये हो गया हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस। हाँ, अब क्या है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इस पे स्टैंड क्या था ये समझते हैं। तो सबसे पहले बार नेहरू रिपोर्ट आया था 1928 में। 1928 में क्या आया था? नेहरू रिपोर्ट, जिसको मोतीलाल नेहरू ने बनाया था। सबसे पहले 1928 में मोतीलाल नेहरू ने एक नेहरू रिपोर्ट बनाया था। उसमें सबसे पहली बार डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। किसका मांग किया गया था? डोमिनियन स्टेटस का, कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए 1928 में ही। बट अगले ही वर्ष 1929 में मोतीलाल नेहरू के पुत्र जवाहरलाल नेहरू नेहरू ने कहा कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज हमें चाहिए। तो सबसे पहली बार डोमिनियन स्टेटस का मांग भारत में कब किया गया था? 1928 में। किसके द्वारा किया गया था? मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। किसमें? नेहरू रिपोर्ट में। नेहरू रिपोर्ट में किया गया था। और 1929 में जो है जवाहरलाल नेहरू ने, ये जो 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1929 का अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था? ये लाहौर में। वहां पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। तो 1929 में ही पूर्ण स्वराज का मांग ऑलरेडी किया जा चुका था। और जो 1942 में जो क्रिप्स मिशन आया, वो बोल रहा है कि नहीं, हम लोग आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। इसलिए कांग्रेस ने उस पर आपत्ति जताई, कांग्रेस ने उसका सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस को क्या चाहिए था? पूर्ण स्वराज। क्यों पूर्ण स्वराज चाहिए था? क्योंकि 1929 में ही कांग्रेस पहले से ही पूर्ण स्वराज मांग चुका था। ये है। पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेटस का प्रस्ताव दिया गया था। भारत को अलग होने की अनुमति देने वाला प्रावधान, प्रांतों को अलग होने की अनुमति देने वाला प्रावधान, जिससे राष्ट्रीय एकता पर आघात किया गया। क्या कहा गया था? कि कोई भी प्रांत अगर चाहे तो वो भारत से अलग हो सकता है। इससे राष्ट्रीय एकता क्या होती? राष्ट्रीय एकता कमजोर हो जाती, राष्ट्रीय एकता वीक हो जाती। उस पर भी जोड़ दिया गया था। रियासतों की जनता को प्रतिनिधि चुनने से बाहर रखना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। सत्ता का तत्काल हस्तांतरण नहीं होना, ये भी कहा गया था कि हम लोग तुरंत अभी पावर को ट्रांसफर नहीं करेंगे, ठीक है ना, बाद में हम लोग पावर को ट्रांसफर करेंगे। तो इसलिए कांग्रेस जो है इस पे एग्री नहीं हुआ था। कांग्रेस जो है इस पे डिसएग्री हो गया था। ठीक है ना, कांग्रेस एग्री नहीं हुआ था। अगला पॉइंट देखते हैं, मुस्लिम लीग का क्या रुख था। मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकृत, मुस्लिम लीग भी इसे अस्वीकृत कर दिया। इसने स्पष्ट रूप से पाकिस्तान या द्वि राष्ट्र सिद्धांत को स्वीकार नहीं था। हाँ, हम लोग जानते हैं कि मुस्लिम लीग का सबसे बड़ा मांग क्या था? कि उन्हें एक अलग देश चाहिए। क्या चाहिए? अलग देश चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। ठीक है। तो इसमें पाकिस्तान या द्वि राष्ट्र का कोई भी बात नहीं किया गया था कि हम लोग दो राज्य दो देश बनाएंगे। इसलिए मुस्लिम लीग ने भी इसे रिजेक्ट कर दिया। अगला है, इसने संविधान सभा के निर्माण की मशीनरी को नापसंद किया और तर्क दिया कि प्रांत चयन की विधि से मुस्लिम आत्मनिर्भरता की रक्षा नहीं होगी। उसने कहा कि अगर आप पॉपुलेशन के बेसिस पे अगर होगा यहाँ पे सिलेक्शन, मतलब पॉपुलेशन के बेसिस पे अगर लोग आएंगे चुन करके, तो मुस्लिम को अच्छे से प्रतिनिधित्व नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मुस्लिम आबादी तो देश में कम है। इसलिए भी ये एग्री नहीं हुए थे वहां पे भी। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी ने क्या टिप्पणी करी। तो महात्मा गांधी ने युद्ध के बाद भविष्य के वादों के कारण क्रिप्स प्रस्ताव को दिवालिया बैंक के नाम उत्तर तिथीय चेक, यानी पोस्ट डेटेड चेक कहा। महात्मा गांधी का कहना ये था कि ये जो युद्ध शुरू हुआ है 1939 में, ये युद्ध जब भी खत्म होगा, अभी हम लोग को पता है कि युद्ध 45 में खत्म हुआ था, तो इसमें ब्रिटेन तो हार जाएगा। तो ये जो ब्रिटेन हार जाएगा तो ये खुद दिवालिया हो जाएगा। जब बैंक ही हमारा दिवालिया हो गया तो इस चेक का हम लोग क्या करेंगे? इस चेक का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। तो महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा, मतलब ऐसा चेक जो बाद का डेट का हो। ठीक है, तो याद रखना, महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? नेहरू ने टिप्पणी की कि राज्यों के अलग रहने के प्रावधानों से देश का बालकनीकरण होगा। नेहरू ने कहा कि अगर प्रांत अलग हो जाएंगे, अगर भारत के सभी प्रांत जो है अलग हो जाएंगे, जो जो प्रांत अलग होना चाहेंगे, ठीक है ना, तो इससे बालकनीकरण होगा, यानी हमारा देश छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाएगा। अब हम लोग कंक्लूजन देखते हैं, अंतिम परिणाम। क्रिप्स मिशन की पूर्ण विफलता ने कांग्रेस के नेतृत्व को आश्वस्त कर दिया कि ब्रिटिश सरकार की सत्ता हस्तांतरित करने की कोई मंशा नहीं है। इससे यह पता चल गया कि रियल में जो है ब्रिटिश का कोई मंशा नहीं है कि वो पावर को ट्रांसफर करे। अगर वैसा मनता होता तो उसी टाइम वो जो है पावर भारतीयों के हाथों में दे देता। इस विफलता ने सीधे तौर पर ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में शुरू किया। तो ये जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, लोग एक बार देख लेते हैं। ये जो भारत छोड़ो आंदोलन हमारा स्टार्ट हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त
1942। तो भारत छोड़ो आंदोलन क्यों शुरू हुआ था? यही क्रिप्स मिशन का फेल्योर के कारण। जो क्रिप्स मिशन जो है फेल्योर हो गया था, फेल हो गया था, इसी वजह से भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हुआ था 8 अगस्त 1942। और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने के बाद ऑपरेशन जीरो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत तभी जो उसके महत्वपूर्ण नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें से कुछ पूछता है, जैसे महात्मा गांधी को यरवदा जेल में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? यरवदा जेल। महात्मा गांधी को यरवदा जेल में बंद किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम गिरफ्तार करके। अब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग इस पे सबसे प्रथम जो है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, अब उसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग जो है सबसे पहला प्रश्न को यहाँ से पढ़िए और इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि कौन-कौन सा प्रश्न है जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन क्या हमें दिख रहा है कि मार्च 1942 में भारत आए क्रिप्स मिशन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? हम लोग जानते हैं कि मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था, उसमें उसका नेतृत्व किसने किया था क्रिप्स मिशन का? तो सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स ने क्रिप्स मिशन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि विंस्टन चर्चिल। जब 1939 से 45 तक ये चला था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जो है विंस्टन चर्चिल ही जो है वहाँ के वो प्राइम मिनिस्टर थे। तो स्टैनफोर्ड क्रिप्स जब भारत आया था क्रिप्स मिशन, तो उस टाइम भारत जब आया था तो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्रिप्स मिशन द्वारा भारत के लिए निम्न में से किस दर्जे का प्रस्ताव किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटस वाज प्रपोज्ड फॉर इंडिया बाय द क्रिप्स मिशन आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू? ठीक है ना? तो बोल रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को क्या देने का वादा किया गया था? क्या बोला गया था कि हम लोग आपको पूर्ण स्वतंत्रता देंगे? नहीं। क्या बोला गया था? कि आपको डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मिलेगा। डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मिलेगा मतलब कि नाम मात्र के प्रधान हमारी जो महारानी है, क्वीन, वही रहेगी, बट आप लोग अपना रियल पावर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये था। अगला है, किसने प्रसिद्ध रूप से क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को दिवालिया बैंक के नाम पर तिथिय चेक कहा? कितने पोस्ट डेटेड चेक कहा क्रिप्स मिशन को? तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक है, ऐसा चेक जो जिसका बैंक ही दिवालिया होने वाला है भविष्य में। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्रिप्स मिशन के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आधिकारिक वार्ता कौन थे? क्रिप्स मिशन के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आधिकारिक वार्ता कौन थे? तो ये हम लोगों को याद रखना है कि क्रिप्स मिशन के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से किसने क्रिप्स मिशन से बात किया था? तो जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद। जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। किसका? आईएनसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। किससे बात करा था उन्होंने? क्रिप्स मिशन से, स्टैफोर्ड क्रिप्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रमुख वैश्विक घटना ने ब्रिटिश सरकार को क्रिप्स मिशन भारत भेजने के लिए सीधे तौर पर मजबूर किया? आखिर क्या जरूरत पड़ गई थी कि क्रिप्स मिशन को भारत भेजना पड़ा था? क्योंकि 1939 में युद्ध स्टार्ट होता है और धीरे धीरे जो है ब्रिटेन कमजोर होना शुरू हो जाता है, वीक होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया में जापान की बढ़त, इस वजह से जो है क्रिप्स मिशन को भेजना पड़ा था कि भारतीय लोग जो है सहयोग करें। कैसे भारतीय लोग सहयोग कर सकते थे? भारतीय लोग जो है वो सोल्जर बन सकते थे, वो सोल्जर बनते, सेना में भागीदारी हो करके मदद कर सकते थे ब्रिटिशर्स का। नेक्स्ट है, क्रिप्स मिशन योजना के तहत संविधान सभा के लिए रियासतों के प्रतिनिधित्व का चयन किया जाना था। ठीक है ना? कि क्रिप्स मिशन का जो योजना है उसके तहत किसके क्रिप्स मिशन का योजना के तहत प्रतिनिधियों का चयन कैसे किया जाना चाहिए था? ठीक है, तो रियासतों के शासकों के द्वारा नामित कैसे चयन करना था कि संविधान सभा के लिए जो जो प्रतिनिधि आएंगे वो कैसे आएंगे? ठीक है ना? उसके लिए था कि रियासत का जो भी शासक है वो उसको नॉमिनेट करेंगे। रियासत का जहां मतलब जैसे कि इंडिया है तो इंडिया में दो तरह का हिस्सा था ना। एक हिस्सा था जो डायरेक्ट कंट्रोल में था, किसका? अंग्रेज का। एक हिस्सा था जो राजा के कंट्रोल में हुआ करता था। तो राजा नॉमिनेट करके भेजेगा अपना प्रतिनिधि को। ठीक है, और जहां ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट शासन था वहां क्या होने वाला था? वहां वोटिंग होने वाला था कि वोटिंग हम लोग करवाएंगे। और जहां राजा था वहां नामित किया जाना था उनको। अगला है, किस भारतीय राजनीतिक दल ने क्रिप्स मिशन को इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि उसने
स्पष्ट रूप से पाकिस्तान के निर्माण का स्वीकार नहीं किया था। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि पाकिस्तान शब्द का कोई उल्लेख नहीं था क्रिप्स मिशन में, ठीक है ना? तो इसलिए मुस्लिम लीग ने उसे खारिज कर दिया था, ठीक है? मुस्लिम लीग ने खारिज कर दिया था, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान शब्द का उसमें उल्लेख नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ग्रेट ब्रिटेन के किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्टैफोर्ड क्रिप्स है, उनका संबंध किससे था? तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है, उनका संबंध किससे था? उनका संबंध था लिबरल पार्टी से। कौन सा पार्टी से था उनका संबंध? उनका संबंध था, ठीक है ना, सॉरी, लेबर पार्टी से। लेबर पार्टी से उनका संबंध था। किसका? स्टैफोर्ड क्रिप्स का। अगला है, क्रिप्स मिशन की विफलता के तुरंत बाद भारत में कौन सा जन आंदोलन शुरू हुआ था? तो हम लोग डिस्कस कर किए हैं अभी जस्ट कि क्रिप्स मिशन जब विफल हो गया था, तो भारत में तुरंत भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 8 अगस्त 1942 स्टार्ट हुआ था क्या भारत छोड़ो आंदोलन? और ये कहाँ से हुआ था? ये बम्बई, बम्बई का ग्वालियर टैंक मैदान था। ग्वालियर टैंक मैदान, यहीं से और जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है, 8 अगस्त 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो क्रिप्स मिशन जब आया था भारत में, उस टाइम भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथ। लॉर्ड लिनलिथ जो है, क्रिप्स मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय था। एक क्वेश्चन और पूछता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है वो कौन था वायसराय? तो उस टाइम भी था लॉर्ड लिनलिथ को, 1942। भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम भी यही थे वायसराय, और जब क्रिप्स मिशन भारत आया था उस टाइम भी यही थे वाइस लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स प्रस्तावों में प्रांतों को भारतीय संघ से अलग होने का विकल्प देने वाले प्रावधान को कांग्रेस ने किस खतरे के रूप में बताया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि जो भी प्रांत अगर चाहे तो वो अलग रह सकता है, ठीक है ना? वो भारत में नहीं मिलना चाहता है तो नहीं मिले, वो अलग रह सकता है। इसको कांग्रेस ने क्या कहा था? कि बालकनीकरण, देश का विखंडन। किसने कहा था स्पेशली? बाल्कनीकरण, जवाहरलाल नेहरू। जेएल नेहरू ने क्या कहा था कि इससे हमारा देश बाल्कनाइज्ड हो जाएगा, यानी टूट जाएगा, छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 के किस महीने में क्रिप्स मिशन भारत आया था? तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये मार्च के महीने में क्रिप्स मिशन जो है भारत आया था। कब आया था क्रिप्स मिशन भारत? तो मार्च के महीने में क्रिप्स मिशन भारत में। नेक्स्ट है, क्रिप्स प्रस्ताव के तहत युद्ध की अवधि के दौरान कौन सा महत्वपूर्ण विभाग सख्ती से ब्रिटिश नियंत्रण में रहना था? ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि डिफेंस। क्या कहा गया था कि रक्षा जो विषय है वो जो है वो ब्रिटिशर्स खुद अपने हाथ में रखेंगे, ठीक है ना? जब तक ये युद्ध चलेगा तब तक डिफेंस, रक्षा ब्रिटिशर्स के हाथ में ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने 1942 में भारतीय राजनीतिक गतिरोध को हल करने के लिए विंस्टन चर्चिल पर राजनयिक दबाव डाला था? तो अमेरिका के राष्ट्रपति 1942 के टाइम कौन थे जिसने विंस्टन चर्चिल पर प्रेशर डाला था? तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट उस टाइम अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जिन्होंने विंस्टन चर्चिल पर प्रेशर बनाया कि आप भारतीयों को मनाइए, भारतीयों को शामिल करिए युद्ध में, तभी आप जीत सकते हैं, वैसे आप जीत नहीं पाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों को प्रस्तावित संविधान सभा में अपने प्रतिनिधियों को कैसे चुनना था? ठीक है ना, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों को प्रस्तावित संविधान सभा में अपने प्रतिनिधियों को कैसे चुनना था? तो ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो किंग, जो राजा था, वो नॉमिनेट करने वाले थे। जो राजा थे प्रांत के, जो अपने क्षेत्र के राजा थे, उन्हें कहा गया था कि आप अपना प्रतिनिधि को नामित करके भेजिएगा। लेकिन जहां ब्रिटिश का डायरेक्ट शासन था, वहां क्या होने वाला था? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। मतलब कि एक फिक्स सीट होगा कि एक सीट है, उस पे इतने लोग पे एक सीट होगा। जैसे कि उस टाइम कितना किया गया था? 10 लाख। हमारे संविधान सभा में क्या था कि 10 लाख पर एक प्रतिनिधि चुन करके आएंगे, तो इसको बोला गया था अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। और इसी के आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा ही अभी हम लोग का राष्ट्रपति, जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है हमारा राष्ट्रपति का, वो भी इसी सिस्टम पे होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अगला है, हिंदू महासभा ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को क्यों खारिज कर दिया था? हिंदू महासभा ने
क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को क्यों खारिज कर दिया था? क्योंकि इसमें ऐसे प्रावधान थे जिससे भारत की एकता को खतरा था। हिंदू महासभा ने इसलिए इसको अलग कर दिया था, क्योंकि ये जान रहे थे कि राजा कभी भी किसी देश के अंदर जाना नहीं चाहेगा, तो हमारा देश टूट जाएगा। इसलिए हिंदू महासभा ने इसको रिजेक्ट किया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों की घोषणा किस तारीख को की गई थी? क्रिप्स मिशन का जो प्रस्ताव है, उसका घोषणा किस तारीख को किया गया था? ठीक है ना? ये है 30 मार्च 1942। ये डेट याद रखना है, 30 मार्च 1942 को जो है क्रिप्स मिशन का जो प्रस्ताव है, इसका घोषणा किया गया था। तो क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव में क्या है, हम लोग तो पहले ही देख चुके हैं। एक डोमिनियन स्टेटस का बोला गया था कि हम लोग आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। एक बाल्कनाइजेशन है कि हम लोग बाल्कनाइजेशन करेंगे, राजा अगर चाहें तो भारत में रह सकते हैं, नहीं तो वो अपना स्वतंत्र भी रह सकते हैं। ठीक है? और एक क्या कहा गया था कि जो कार्यकारिणी परिषद है, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो कार्यकारिणी परिषद है, उसका हम लोग विस्तार करेंगे। ठीक है? उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करेंगे। और भी क्या था कि जो डिफेंस है, जो रक्षा, उसको हम लोग अपने पास रखेंगे। ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने क्रिप्स के युद्ध पश्चात के प्रावधानों के लिए बाल्कनीकरण करने वाली योजना के रूप में वर्णित किया? तो डिस्कस कर चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये जो प्रस्ताव है ब्रिटिशर्स का, ये हमारा देश का बाल्कनीकरण करने वाला है, यानी देश को छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटने वाला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि क्रिप्स मिशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट पढ़ना है, ठीक है ना? निम्न कथनों पर विचार करना। इसमें डोमिनियन स्टेटस की पेशकश की, हाँ, इसमें डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, जबकि हमें क्या चाहिए था? पूर्ण स्वराज। हमें जो है पूर्ण स्वराज चाहिए था। क्यों चाहिए था? क्योंकि 1929 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था? लाहौर में। उसमें ही हम लोग ने फैसला करा था कि हम लोग को चाहिए अब पूर्ण स्वराज। बट ये 1942 में आकर के भी ये पूर्ण स्वराज देने के लिए एग्री नहीं था। कौन? क्रिप्स मिशन। ठीक है? इसने प्रांतों को अलग होने का अधिकार दिया। तो हाँ, प्रांत को भी इसने अधिकार दिया था कि प्रांत भी अलग हो सकता है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर जो है दोनों स्टेटमेंट सही है। तो ये हमारा टॉपिक था। इसमें आप एक बार क्वेश्चंस को फिर से रिवाइज करिए और थ्योरी भी पढ़ सकते हैं। इससे आपका मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा।